नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप, सरकारी काम में बाधा डालने का है मामला। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का देंगे जवाब। गृह मंत्रालय की अहम बैठक में आज जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जातिगत सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। आज विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। बीआरएस ने सरकार पर जाति सर्वेक्षण के संचालन में खामियों का लगाया आरोप। और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में महाकुंभ में सीएम योगी के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। और आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार थम गया था, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा सीएम आतिशी की सीट कालकाजी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो मतदान से पहले मुश्किल में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर कल 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष हैं और 96 महिला उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। मतदान को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की सुरक्षा के लिए 200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देकर मत को प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। मादक पदार्थ और गैर कानूनी चीजों की आवाजाही पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त मधुप तिवारी ने डीडी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला से खास बातचीत की है, वो सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। 5 तारीख को वोट होना है। क्या कुछ और इम्पोर्टेंट टास्क होगा दिल्ली पुलिस के पास, जो पिछले 2 महीने से ऑन टू काम कर रही है? सर, अब जो है इम्तहान की असली घड़ी आए, कैसे देखते हैं इस आखिरी फेज को, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है दिल्ली पुलिस की ओर? अब हमें अपने इलाके में ये इंश्योर करना है कि कोई भी इलेक्टोरल मल प्रैक्टिस न हो, जैसे कि कोई लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई कैश का डिस्ट्रीब्यूशन न हो, या किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेशन न हो इलेक्टोरेट को, और वो अपना जो फ्रेंचाइज है उसको फ्री और फेयर तरीके से उसको वो एक्सरसाइज कर सके। इसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि हमारे इलाके में प्रॉपर प्रेजेंस हो। वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम अपनी पिकेट्स लगाएंगे, चेकिंग करेंगे, फ्लैग मार्चेस करेंगे जो इलाके हैं जहाँ पे कि कम्युनिटी सेंसिटिव हैं, और ये हम इंश्योर करेंगे कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत ही कड़ी चेकिंग हो, ताकि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, चाहे लिकर का हो, चाहे कैश का हो, चाहे स्ट्रॉन्गमैन हेंचमैन हैं उनका हो, वो ना होने पाए। वोटर कैसे इंश्योर हो कि वो सेफ वोट करेगा, क्योंकि पुलिस की उस दिन जो है वो ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, तो उस दौरान उनको क्या क्या एहतियात बरतना होगा अगर वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं? किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे? पोलिंग डे के दिन जो है हर जो है मतदाता बहुत ही निर्भीक तरीके से आ सकता है। ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी उसको आने से न रोके।
यदि ऐसा कहीं पे भी उनको कोई ऐसा घटना सामने आती है या इंस्टेंस उनके सामने आता है जहाँ पर कि कोई आदमी उनको वोट देने से रोक रहा है या उनको एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, धमका रहा है, कृपया करके वो तुरंत पुलिस को कॉल करें। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 5 फरवरी को मतदान होगा। सोमवार को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो गई। विधानसभा क्षेत्र में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,70,000 से अधिक मतदाता 10 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने की तैयारी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। 5 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन का चुनाव होना है, तो उस संबंध में हमारी और पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन और पुलिस की, इस संबंध में बताने के लिए ब्रीफिंग रखी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको क्लियर करना हमारे वोटर्स के लिए भी ज़रूरी था कि एक बार बीच में बात आई थी कि वोटर पर्ची कम बट रही है, तो उस संबंध में मैंने स्पष्ट किया कि वोटर पर्ची ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके बिना कोई आके वोटिंग ना कर पाए। हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से 12-14 ऐसे डॉक्यूमेंट है। पूर्व लोकसभा स्पीकर मधुभूषी अनंत शयनम आयंगर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एम.ए. आयंगर वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सांसद थे। वो केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा, अंतरिम संसद और पहली से तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे। 1952 में पहली लोकसभा के गठन के समय एम.ए. आयंगर सर्वसम्मति से लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां हाल के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की वस्तु स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। तेलंगाना विधानसभा में जाति जनगणना पर चर्चा के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सत्र को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा की बैठक शुरू होते ही विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने घोषणा की कि कैबिनेट की बैठक जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी। विधान परिषद में भी यही स्थिति रही। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल जाति जनगणना रिपोर्ट और एक सदस्यीय आयोग द्वारा प्रस्तुत ऐसी वर्गीकरण रिपोर्ट पर चर्चा करने और उस पर अपनी सहमति देने की प्रक्रिया में है। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इस बीच विपक्षी बीआरएस ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए सरकार की आलोचना की। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश राव ने कहा कि सरकार विधानसभा में जाति जनगणना पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं थी। बीआरएस के कई नेताओं ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। भाजपा विधायक दल के नेता महेश्वर रेड्डी ने आलोचना की कि कांग्रेस सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए जाति जनगणना ला रही है। बात करें बजट 2025 सम्मेलन में टैक्स प्रस्तावों पर बात करते हुए सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की संकल्पना इस बजट में नजर आती है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही साथ निजी सेक्टर का निवेश और ग्रोथ बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। The overall approach in this budget, the aspirations of this Viksit Bharat. The aspirations of Viksit Bharat is accelerate growth, inclusive development, private sector investments to encourage private sector investments, uplift household sentiments, enhance spending power of India's rising middle class.
वहीं वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि बजट में घोषित भारत ट्रेड यूपीआई से अलग और बहुत बड़ा होगा। एसोचैम द्वारा आयोजित बजट 2025 पर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के लिए नया मानक स्थापित करना है। Bharat Trade Net. We've announced a Bharat Trade Net, which will be another much more than our UPI, where we would be able to connect different agencies, the banks and the agents and the brokers and the forwarding agents and so on, and the DGCIS and the customs, so that seamlessly they are able to communicate and do business. We have to set world standards. बजट 2025 पर एसोचैम के सम्मेलन में सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने बजट में टैक्स प्रस्तावों और सुधारों की बात की। बजट 2025-26 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत को बेहतर बनाने के लिए सरकार और उद्योग को मिलकर काम करने की जरूरत। If we have to make the India very competitive in global value chain, all of us, government, trade bodies, and industry stakeholders have to work in tandem, hand in hand, so to identify the bottlenecks, implement the solutions, and capitalize on the emerging opportunities. भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता बजट 2025 में नजर आती है, जिसे लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि सीटी ने बजट 2025-26 को विकसित भारत का बजट बताया है। इंटरैक्टिव सेशन में बजट की सराहना करते हुए देश के विकास में टेक्सटाइल्स की भूमिका पर चर्चा हुई। सीटी की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी से बात की हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने। बजट 2025 में अगर देखा जाए, जिसे जनता का बजट माना जा रहा है, इसमें सरकार ने अपनी हर एक प्रतिबद्धता को पूरा किया है। खासतौर से भारतीय कपड़ा क्षेत्र को मजबूती देने की अगर बात की जाए, किस तरीके से किया गया है, इसके लिए सिटी की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जान लेते हैं। चंद्रिमा जी, कैसे देखती हैं इस बार के बजट को? ये अच्छा रहा है। 2-3 एरियाज़ जहाँ पे हम काफ़ी दिनों से कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे मिला है। कुछ और की अपेक्षा तो रहती ही है, पर मोटे तौर पे हम कहेंगे अच्छा रहा है हमारे लिए, क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी इजाफा इसमें हमने देखा है। और ख़ास तौर से जो कपास उत्पादन मिशन की जो बात कही गई, वो कितना महत्वपूर्ण? हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमें पता ही है, इंडिया कॉटन डोमिनेटेड है। हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र पिछले 3-4 साल से हम मैनमेड फाइबर के लिए कर रहे हैं प्रयत्न, पर हमें पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कॉटन से ही है, और जिसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि हमारा जो गिरता हुआ प्रोडक्टिविटी था, उसके लिए 2-3 चीज़ें मांगी गई थी। उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया था सीड का, जो है वो इस बार उसको मध्य रखते हुए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन शुरू कर रहे हैं। अभी शायद 500 करोड़ की एक उसकी एलोकेशन की गई है। हमें आशा है कि वो और बढ़ेगी। खासतौर से एमएसएमईज जो हैं, उनको विकास का दूसरा इंजन बताया गया है। और टेक्सटाइल जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, एमएसएमई हमारी बड़ी संख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किस तरीके से और बेहतर भूमिका में वो नजर आएंगी अब? बिल्कुल, देखिए, कॉटन हो या जो भी हो, हमारा मेन तो ये है कि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। पहली बात तो अगर एकदम बेस ऑफ द पिरामिड जिसको कह रहे हैं फाइबर, उस स्टेज में अगर हमारा प्राइस इंप्रूव होता है तो वो सबसे ज़्यादा तो एमएसएमईज को बेनिफिट करेगा। बट जो बजट का डायरेक्ट वो था कि वो जो उसका रिक्लासिफिकेशन हुआ है, उससे हमें लगता है कि काफ़ी सारे और यूनिट्स को जो एमएसएमई लेवल के पॉलिसी सपोर्ट है वो मिल पाएगा, और वो ज़रूर सबके लिए और लाभदायक रहेगा। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5F का जो फॉर्मूला है, उसको लगातार उसका जिक्र करते आए हैं। ऐसे में निर्यात के मोर्चे पर कितना असर इसका पड़ेगा? एक्सपोर्ट के लिए तो खैर हम सबसे ज़्यादा अपने FTAs के ऊपर अभी भी बैंक कर रहे हैं। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि UK और EU पे हमें कुछ और अच्छे खबर मिलने वाली है। और जो बाकी FTAs हो चुकी हैं, जिनमें अभी और फिर से नए सिरे से हम फोकस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो हम कॉटन की बात कर रहे हैं, वो भी ज़रूर एक इम्पेटस दे पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सिटी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो हमें नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय कपड़ा क्षेत्र है, उसको भी मजबूती मिलेगी। ना सिर्फ जब 5F के फॉर्मूले की हम बात करते हैं, उसके तहत हर एक वर्ग को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन संतल कुमार के साथ मुकुल शर्मा, नई दिल्ली।
और विदेशी पूंजी के लगातार बाहर जाने और तेल आयातकों के बीच डॉलर की निरंतर मांग और कमजोर जोखिम क्षमता के कारण विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा मजबूत हुई है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ा है। रुपये के डॉलर के मुकाबले 87.29 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने पर वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रुपए के मूल्य को लेकर कोई चिंता नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक स्थानीय मुद्रा की अस्थिरता को संभाल रहा है। तुहिन कांत ने आगे ये भी कहा कि रुपये के मूल्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। रुपए में उतार चढ़ाव को आरबीआई की ओर से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया फ्री फ्लोट है और इस मुद्रा पर कोई नियंत्रण या निश्चित दर लागू नहीं है। विदेशी पूंजी के लगातार बाहर जाने के कारण विनिमय दर पर दबाव पड़ रहा है। और उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। और आपको बता दें कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ पहुंचे, जहां सीएम के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ पहुंचकर सीएम योगी के साथ नरेश ने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद वे अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर हनुमान मंदिर के पास ही स्थित डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र को भी वो देखेंगे। उसके बाद वो अरैल स्थित त्रिवेणी शंकुल जाएंगे। तो आपको बता दें, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। और आपको बता दें कि भव्य महाकुंभ का आयोजन लगातार जारी है। वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। अब तक 35 करोड़ के करीब लोग महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कल यानी बुधवार को महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज यूपी के सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद 5 फरवरी को भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी प्रयागराज आ सकते हैं। तो महाकुंभ पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। 2750 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वो शटल या फिर बस से या फिर पैदल ही घाटों तक पहुंचेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों एवं साधु संत महात्माओं और कल्पवासियों के सुगम आवागमन एवं सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण स्थलों, प्रत्येक चौराहे, तिराहे, पॉन्टून पुलों, अखाड़ों के मार्गों और स्नान घाटों पर विशेष सुरक्षा है।
आईआईसी ब्रुगेल वार्षिक सेमिनार में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भू राजनीतिक, फ्री ट्रेड और भारत और यूरोपीय संघ संबंध जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि कई मुद्दों पर पश्चिम द्वारा भारत को लेकर अनदेखी की गई, कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया। We in India have yet to see aggression on our territory vacated after so many decades. Equally, terrorism has been overlooked when convenient. In our own continent, international law has been disregarded with significant consequences. Even on a question like democracy and military rule, different standards have been applied to our neighbors in the East and our neighbor in the West. It is not my case that principles are dispensable or that we must be utterly into realpolitik. But the agenda can no longer be set by some, only to be observed by the rest. This applies to passing judgment on and interfering in the domestic politics of others as well. और आपको बता दें कि आज विश्व कैंसर दिवस है। आज का दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को हुई थी। इसकी शुरुआत यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) ने की थी, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैंसर आज दुनिया भर में मौत के बड़े कारणों में से एक है और इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य न केवल लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, बल्कि इसके बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए मिले जुले प्रयासों को बढ़ावा देना भी है। अब बात करें खेलों की, तो अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम वापस लौट आई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत किया गया। भारत ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई थी। निकी प्रसाद की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।